हाँ भाई जिसानुल बताओ, क्या डाउट है तुम्हारा, कहाँ क्या पूछना है? सर हमने आपको व्हाट्सएप किया, 3 क्वेश्चन हैं इसमें। हाँ सीधा से मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं तुम्हें क्या डाउट सॉल्वर लग रहा हूँ? डाउट पूछो, क्या पूछना है? क्या पूछना है ये पूछो तुम। सर इसमें सी ऑप्शन और डी कैसे वेरीफाई करेंगे सर, ये 43 वाला जो है क्वेश्चन। सीरीएफ का डेफिनेशन पता है तुम्हें? इसमें क्या बोला है? एक्स इज एक्सपोनेंशियल लैम्बडा। तो इसका सीरीएफ का फॉर्मूला बताओ। एक्सपोनेंशियल लैम्बडा का सीरीएफ क्या होता है? पीडीएफ क्या है और वन सीरीएफ क्या है? माइनस सर सी डी एफ होगा 1 - e⁻⁻⁻⁴ हम्म। अब वाई है मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा टू। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका सीडीएफ निकालना आता है? एक्स तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, वाई किस टाइप का रैंडम वेरिएबल होगा? सर हमने निकाला था इसमें 0 से 2 तक तो सर कंटिन्यूअस है, मतलब, और 2 पे एग्जैक्ट, 2 पे डिस्क्रीट हो जा रहा है सर। तो इन दोनों का मिनिमम टू कब होगा? जब एक्स छोटा होगा टू से, और ये तब होगा जब एक्स बड़ा होगा टू से। सो तो इसको वाई का सीडीएफ निकालना आता है? ये मैंने क्लास में कराए होंगे टोटल प्रोबेबिलिटी से। वाई किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है? डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस या मिक्स्ड? सर मिक्स्ड आ रहा था सर। हाँ तो सीडीएफ निकालो, इसका सीडीएफ निकाले हो? व्हाट इज सीडीएफ ऑफ वाई? ये सब क्लास में मैंने कराया है ना। ये इवन इवेंट है मान लो, और ये ई टू इवेंट है, इसको अप्लाई करो। और ये सीडीएफ होता क्या है? ये जो सीडीएफ है ये क्या है एक्चुअली? सीडीएफ का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी वाई लेस देन इक्वल टू वाई। बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, सिंप्लीफाई करके बताओ। ये तुम ट्राई अगर किए होते तुम्हें पता होता ना क्या होगा ये। क्लास में मैंने कराया ना इस तरह क्वेश्चन, क्लास में कराया कि व्हाट इज द सीडीएफ ऑफ वाई। वाई का रेंज क्या वन है? एक्स का रेंज है जीरो से इन्फिनिटी, वाई का रेंज क्या होगा? वाई का रेंज 0 से 2 तक ही होगा सर इसमें। ठीक है, तो सीडीएफ ऑफ वाई कैसा दिखेगा मुझे? ज़ीरो होगा व्हेन वाई लेस देन ज़ीरो, वन होगा वे वाई मोर देन इक्वल टू टू। अब वाई जब जीरो से टू में है तो मुझे चाहिए यहाँ क्या आएगा, यही निकालना है। तो ये हम निकाल रहे हैं जब वाई की वैल्यू जीरो से टू में है तब निकाल रहे हैं। तो ये मुझे चाहिए कि वाई जब जीरो से टू में है तो क्या होगा। ये प्रोबेबिलिटी बताओ जीरो से टू में क्या आएगा, पहले एक्स की प्रोबेबिलिटी। और जब एक्स जीरो से टू में है तो वाई एक्स है, तो आ जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। ये आ जाएगा ई की पावर माइनस टू लैम्बडा, और यहाँ वाई की जगह टू लेस देन इक्वल टू वाई। गिवन लिखो लिखो, उसका यूज़ हो गया हटा सकते हो। अब ये ट्रू स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है? हमने यहाँ वाई लिया हुआ है जीरो से टू में, और ये कह रहा है वाई की वैल्यू, हमने यहाँ क्या लिया हुआ है, वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या है, लेस देन टू है। ये कह रहा है वाई मोर देन टू होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? सर ये तो 0 हो जाएगा फिर सर। तो ये कितना आ गया अब, वन माइनस ई की पावर माइनस टू लैम्डा इन टू, ये तो ज़ीरो हो गया। तो ये एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, तो जीरो से वाई में पीडीएफ को इंटीग्रेट करो।
या CDF क्या होता है इसका, 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा वाई। तो ये आ गया जो मुझे चाहिए था 0 से 2 में। अब बताओ इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये है, ठीक है, y का CDF और x का CDF यहाँ लिखा हुआ है और y का CDF यहाँ लिखा हुआ है। अब डिसाइड करो, सब क्लास में कराया हुआ है ना, CDF निकाला हो। अब खुद डिसाइड करो कौन ज़्यादा हो कौन कम होगा। टी सर वेरिएबल वाई वाली, जो भी वाई वाली वेरिएबल ज्यादा होगी। कॉमन कर लो, जो भी समझ आ रहा है। फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर कह रहा है। कर पाओगे डिसाइड? ये सर वाई वाला ज्यादा होगा सर इसमें। कैसे पता तुम्हें? क्वेश्चन में लिखा हुआ है एफ एक्स टी। एफ एक्स टी है 1 माइनस ई की पावर लैम्डा टी। एफ वाई टी, तो वैसे तो फुल फॉर्म में लिखोगे तो ऐसा होता है, दिस व्हेन टी इज मोर देन इक्वल टू ज़ीरो, एंड आता है ज़ीरो व्हेन टी लेस देन ज़ीरो, ये होता है। और अगर ये लिखेंगे, इसका पूरा फॉर्म लिखेंगे तो ये है ज़ीरो व्हेन टी लेस देन ज़ीरो। एंड ये आया है तुम्हारे पास 1 माइनस ई की पावर माइनस टू लैम्डा इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, जब t 0 से 2 में है, 1 व्हेन t इज मोर देन इक्वल टू 2। तो अब देख लो जो भी ज़्यादा लग रहा है। तो जब t 0 से 2 में है तो x का CDF क्या है, इसकी बात करो। तो 1 माइनस ई की पावर लाइन लैम्डा टी और t के टर्म में, और y का क्या है, e की पावर माइनस टू लैम्डा 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी। इन दोनों को कंपेयर करो, कैसे कंपेयर करोगे? तो ये 1 माइनस दिस और 1 में क्या रिले, कौन ज़्यादा है? अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये क्वांटिटी इससे ज़्यादा, मतलब 1 ज़्यादा होगा ना इससे, लैम्डा कुछ भी रखोगे तो। यस सर, इसमें ऐसे भी तो देख सकते हैं सर, वाई में एफ ऑफ वाई में एफ ऑफ टी को मल्टीप्लाई समथिंग कर रहे हैं तो सर वो तो ज्यादा ही हो जाएगा ना सर, एफ ऑफ वाई। कैसे बता, जैसे 2 में अगर 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तुम ये कहना चाह रहे हो? क्या नहीं क्या नहीं मल्टीप्लाई नहीं करें, ये भी सर। इंपॉर्टेंट हाँ है ना। हाँ सर, ये तो उल्टा हो जाएगा फिर। फिर ऐसे कुछ भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब देखना है ना भाई, मल्टीप्लाई जो करे 1 से ज़्यादा है कि 1 से कम है। 1 से कम मल्टीप्लाई करेंगे छोटा हो जाएगा, 1 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे बड़ा हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा ही हो जाएगा। यहाँ तो लेमडा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा सर फिर। हाँ तो लैम्डा क्या है, लैम्डा पॉजिटिव रियल नंबर है, बताओ तुम। यही तो दिमाग लगाना है भाई, जो तुम, मैं दिमाग लगा रहा हूँ तुम्हें लगाना है, तभी तो एग्जाम में कर पाओगे। एग्जाम में मैं थोड़ी करने आऊँगा। तो डाउट जब भी पूछो थोड़ा दिमाग लगा के आओ, ताकि एक्चुअली समझ आए। नहीं तो एग्ज़ाम मुझे देना पड़ेगा, तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं होगा। हाँ लगाओ क्या होगा इसमें। कुछ भी रख के देख लो भाई, लैम्डा 0 रख के देख लो तो 0 हो जाएगा, लेस देन लैम्डा इन्फिनिटी रख के देख लो तो ये हर लैम्डा मोर देन 0 के लिए ये रिलेशन है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो सेम क्वांटिटी, तो सेम क्वांटिटी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, समझ आएगा y का जो CDF है वो लेस देन इक्वल टू होगा x के CDF से। फॉर ऑल t बिलोंग्स टू, एटलीस्ट r हो ना हो। अभी 0 से 2 के लिए बात कर रहे थे है ना, लेस देन 0 के लिए दोनों इक्वल है। 0 से 2 में तो एटलीस्ट हम t बात कर रहे थे 0 से 2 के लिए। अब 2 से ज़्यादा में क्या रिलेशन है, जब t की वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, व्हाट इज CDF ऑफ x, इट इज़ 1 माइनस ई की पावर लैम्डा टी। एंड व्हाट इज CDF ऑफ y व्हेन t इज़ मोर देन इक्वल टू, इट इज़ 1। अब कंपेयर करके बताओ क्या है, यहाँ t मोर देन इक्वल टू 2 है। t लेस देन 0 के लिए दोनों इक्वल था, 0 से 2 में ये रिलेशन आया कि y का CDF छोटा है x का CDF से। अब t जब 2 से ज़्यादा है तो क्या रिलेशन है? तो सर यहाँ पे वाई वाई की बड़ी हो जाएगी सर। हाँ जी, तो ऑप्शन देख के बताओ, ऐसे तुक्का लगा रहे हो तुम।
ये रिलेशन है, तो ऑप्शन सी सही होगा गलत होगा? ऑप्शन सी कह रहा है कोई भी रियल नंबर ले लो वाई का सीडीएफ कम ही होगा, यहाँ तो ज़्यादा हो गया। गलत होगा सर फिर यहाँ पे। हाँ, अब ऐसे निकालो, ई वाई निकालो, ई एक्स निकालो, कंपेयर करो भाई। ये सब चीज़ें क्लास में कराया है ना। ई वाई ई एक्स की वैल्यू निकालो क्या है, ई वाई की वैल्यू निकालो क्या है, दोनों को कंपेयर करो। सब खुद ऑलरेडी जैम में कई बार आ चुका है इस तरह क्वेश्चन। पी वाई को तुम्हें ढंग से नहीं आता होगा करना, क्योंकि ये सब देख के पता चल रहा है कि तुम्हें ढंग से पी वाई क्यों भी नहीं आता होगा अभी। इसलिए कहता हूँ 4-5 बार करोगे तो ढंग से पता चल जाएगा तुम्हें, फिल्टर हो जाएगा सारे क्वेश्चन। अगर 5 बार में जो क्वेश्चन नहीं हो रहा मतलब वो कॉन्सेप्ट तुम्हें नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का बार करते हो उसी में तुम्हें लगता है सब आ गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, वाई का पीडीएफ, ये इसका मेन निकालना वो निकालना। नेक्स्ट बताओ। सब मेरा भेजा है मैंने। हाँ जी, तो सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, वो कंप्लीट अब कर रुक जाओ, दीजिए तुमसे एक पहले मिनट। कोई बोल, तुम्हें तो पूछ रहा था मैं, अगला बताओ। जब पूछा जाए तो बोलो उस समय ही, रुक के बोलते हो 2 मिनट बाद। अब वेट करो, जब अगला क्वेश्चन हो जाएगा तो बोलना। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए मैडम, क्या आपका डाउट है? सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स वाई दोनों बीटा फर्स्ट काइंड फॉलो करते जा रहा है, और जेड अगर हम लोग एक्स वाई पे ऐसा मतलब ए वन वेरिएबल सोचे तो बीटा सेकेंड फॉर्म जा रहा है, पर वो दो वेरिएबल की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। उसका अगर ट्रांसफॉर्मेशन भी ले तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, मतलब दो रैंडम वेरिएबल है ना। तो कोई इसमें फिर थ्योरम है क्या शायद, ऐसा बुक मतलब मैंने देखा था। थ्योरम ही होगा, लेकिन ये बाई वेरिएट बीटा का जरूरत ही नहीं है। बाई वेरिएट बीटा क्यों दे रखा है ऐसा सिलेबस में? बाई वेरिएट तो बस नॉर्मल है, बाई वेरिएट बाइनोमियल है, बीटा की जरूरत तो है नहीं। ऐसे ये थ्योरम ही होगा कि प्रूफ करने में काफ़ी टाइम लगेगा, आपको कर सकते हो, इट विल टेक टाइम। सर देखा था मैंने, पर ना थ्योरम समझ नहीं आया, मतलब शायद सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं आया होगा। हाँ जी, ये बाई वेरिएट बीटा ऐसे सिलेबस का पार्ट है नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बाई वेरिएट नेगेटिव बाइनोमियल पे होता है ना, बाई वेरिएट बीटा है या डिफरेंट आते हैं ना। सो ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा। थ्योरम मतलब देखना पड़ेगा कि थ्योरम किस थ्योरम में फिट होगा, तो उससे आंसर आ जाएगा। उसमें क्या है, बाई वेरिएट बीटा में देखो ई ऑफ तो सर हम्म फिर नेक्स्ट देखते, फिर तो ये है नहीं तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, इसका मतलब ऐसे सिलेबस का पार्ट तो डायरेक्ट नहीं है। बाई वेरिएट बीटा में ऐसा पूछा नहीं जाएगा, तो इस तरह से तो इतना कॉम्प्लिकेट तो नहीं होगा। इतना कुछ काम करो ना, ए बी सी कुछ फिक्स कर लो। इतना अगर टेंशन हो रहा है तो ए को कुछ रख लो, मान लो मैं 1 रख देता हूँ, बी को भी 1 रख देते हैं, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ए बी को 1 रख दिया तो एक्स वाई का ज्वाइंट पीडीएफ रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा? रखो ए बी दोनों को 1 रखो, बताओ क्या होगा? सिंप्लीफाई करो इसको, इसके लिए सॉल्व करो, इसके लिए कुछ आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। ज्वाइंट पीडीएफ सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। और यही चीज़ ऑप्शन में रख देना। मान लो आप ए बी को 1 रखो, अब इसके अकॉर्डिंग आप ये निकालना, तो ये में भी आसान होगा। तो 1 माइनस एक्स वाई ये आप कैलकुलेट कर लो, और ये जो भी आएगा कुछ नंबर आएगा, और ऑप्शंस में भी वही, जो 4 ऑप्शन है उसमें भी यही पुट करना, ठीक है। देखो किसके साथ मैच कर रहा है, जिसका तो मैच नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्राई करो। ए बी सी भी है ना, सी को भी 1 रख लो, ए बी सी तीनों को 1 रख दो। अब बताओ क्या आंसर आएगा, उस पर देखो आंसर पता चल जाएगा आपको। ए बी सी तीनों को 1 रखो और ज्वाइंट पीडीएफ को सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। सर गामा थ्री, और फिर ये हो गामा जाएगा थ्री की वैल्यू कितनी होती है? वाई की टू, हाँ, तो पुट करके सिंप्लीफाई करके बताओ ना, और सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, लिख के बताओ सिंपलेस्ट फॉर्म। सर टू वाई, बस वही बचा। और ये ज्वाइंट है तो x की वैल्यू 0 से 1, y की वैल्यू 0 से 1। अब निकालो ई ऑफ, ये 2y आ गया सिंपली, एक्स वाई का ज्वाइंट है। एंड इससे तो ये भी पता चल गया कि वो तुम सेपरेट भी कर सकते हो इसको, है ना। सेपरेट करने का मतलब है
कि ये इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा फिर, है ना। 1 इंटू 2y, x 0 से 1 y 0 से 1, यही ना। और पहले भी तुम सेपरेट कर सकते थे इसको, हाँ पहले भी सेपरेट कर सकते थे। प्रोडक्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। इस सी का यूज़ कहाँ है, सी यहाँ पे यूज़ है। अच्छा, तो हम लोग अलग कर सकते थे ना, एक्स वाला टर्म एक साइड और वाई वाला टर्म एक साइड कर लो, तो उससे एनीवे कुछ भी है। तो इससे ये समझ आएगा कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है और वाई का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा 2 1 है। अब या सिंपली इंटीग्रेशन भी करना मुश्किल नहीं है। क्या चाहिए था, एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो ये होगा इंटीग्रेशन एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई, चाहो तो डी वाई डी एक्स, है ना। y 0 to 1 x 0 to 1, अभी डबल इंटीग्रेशन कर पाओगे, इससे भी आंसर आ जाएगा। यस सर, इससे हो जाएगा फिर अब तो। लेकिन इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन अगर कर पाओगे तो होगा। सो क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है ना, तो वैसा कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ लेकिन इसको सेपरेट कर सकते हैं ना हम, उसको 1 माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसमें 1 एड्स 1 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है। इसको ईजिली हो जाएगा, इसको ना ट्रिक लगा, प्लस माइनस वन कर देंगे तो हो जाएगा वही। प्लस माइनस 1 मतलब करोगे, -1 + 1 है ना। वही करो, -1 + 1 करके, तो ये है ना, तो वो न्यूमरेटर वाला कट जाएगा, फिर 1 अपॉन बचेगा y अपॉन दिस, तब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। हाँ, +-1 करके पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, फिर y के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा। तो थोड़े इंटीग्रेट कर लो, इससे जो आंसर आएगा ऑप्शन के साथ मैच कर लेना क्या आएगा, ये तरीका है। नहीं तो फिर इसका थ्योरम देखना पड़ेगा, तो उससे आएगा। वैसे ये पार्ट ऑफ सिलेबस है ना, बट इस तरह क्वेश्चन आए तो ट्रिक लगा लो, ABC तीनों को 1 रख दिया, ऑप्शन में 1 रख दें, देखो किसके साथ मैच करेगा, तो उससे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या डाउट? सर यहाँ पे वाई का पीडीएफ चाहिए, तो दो नॉर्मल का मल्टीप्लिकेशन फिर कैसे होगा? ये MGF से तुम एडिशन तो हो प्रूव, जाएगा। ये थ्योरम है एक्चुअली, MGF से प्रूव करोगे तो MGF निकालो इसका, है ना, तो MGF निकालोगे तो हो जाएगा। सो एक्चुअली ये जस्ट है ना थ्योरम है, तो इसमें कुछ नहीं, ये होता है नॉर्मल है ना, ये आई थिंक आता है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिंपल थ्योरम है। x1 x2 x3 x4, अगर ये नॉर्मल 0 1 है तो x1 x2 प्लस x3 x4, या माइनस होगा स्टिल, ये वो आता है लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है, लाप्लास 0 1 आएगा, यस सर, ठीक है ना। फिर ठीक हो गया। तो ये थ्योरम आ है, गया ये जस्ट आंसर। तुम थ्योरम चेक करो, बहुत सारे रिजल्ट थ्योरम बेस्ड होते हैं, तो थ्योरम याद रहेगा तो उससे हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, उस थ्योरम पे हो जाएगा। और ये MGF से प्रूव हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट बताइए। सर इसमें एक्स और वाई बन जा रहा है पीएमएफ, पर फिर ये फर्स्ट सेकंड थोड़ा, सेकंड तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, फर्स्ट तो थोड़ा सोचे भी। कंसिडर टू इवेंट AB सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A 1/2 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B 1/4 है। डिफाइन द रैंडम मैट्रिक्स X एज X बराबर 1 इफ इवेंट A अकर्स। तो X डिफाइन किया 1 अगर A अकर्स, एंड 0 इफ A डज नॉट अकर, ठीक। Y है, Y भी है, तो Y है 1 इफ B अकर्स एंड 0 इफ B डज नॉट अकर्स, है ना, मतलब A और A कॉम्प्लीमेंट। तो XY दोनों बर्नौली सर रैंडम वेरिएबल है। हाँ जी, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है तो वो सब पुट भी तो कर सकते हैं ना, कहाँ पे? मतलब ए और बी। सर ऊपर क्वेश्चन में गिवन है ना, कि x इक्वल्स टू 1 अगर इवेंट ए ऑकर हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/4, हाँ जी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ जाएगा फिर 1/8।
निकाले हो इसको? हाँ सर, मतलब वो प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए है ना, तो उससे कैसे आएगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये दोनों इक्वेशन से आया था, याद नहीं है। हाँ सिंप्लीफाई दोनों से करो ना, आ आ तो जाएगा। जाएगा प्रश्न। हाँ सिंप्लीफाई करो आएगा, लेकिन सिंप्लीफाई करोगे तभी आएगा ना। दोनों में इंटरसेक्शन निकालो, दोनों को इक्वेट करो। इन दोनों को सॉल्व करो ना, आ जाएगा। यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालो, यहाँ से भी ए इंटरसेक्शन बी निकालो, दोनों को इक्वल कर दो। ए का पता है प्रोबेबिलिटी, बी आ जाएगा। चेक करो कितना आएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है, ए बी दोनों बर्नौली है, तो एक्स बर्नौली पी है तो 1/4 सर हो गया। सेकंड वाला आपका दिक्कत है। वाई बर्नौली 1/8 है। और सेकेंड में क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या दिक्कत है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। एक्स वाई इज 0 और एक्स वाई इज 1। अब एक्स वाई 0 कब होगा, मतलब एक्स वाई इज 0 और एक्स वाई इज 1, तो यूनियन लगा दो दोनों का। अब एक्स वाई 0 कब है, जब एक्स 0 वाई 0, मतलब यूनियन ही है ना। सारे पॉसिबल केसेस ले लो। चलो क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। एक केस ये है 0 0 हो जाए, पेयर बना लो ना एक्स वाई का। क्या क्या हो सकता है, 0 0 0 जीरो। 1 1 0 1 1, तो सारे केसेस आ गए, तो प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। सारे केसेस सर नहीं आ गए? पर वो एक्स वाई तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे मतलब इक्वल है ना, तो ये 0 1। इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है। एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का सोल्यूशन क्या होगा, एक्स 0 1। तो यहाँ क्या लिखा गया तो है? वैसे, हाँ, तो मतलब ऐसे जॉइंटली इन लोग को ऐसे सॉल्व करना था जैसे हम लोग वन में करते थे, वन वेरिएबल में। हाँ जी सीखो मैडम सीखो सब। इसमें कुछ सरप्राइज होने का कुछ है नहीं, इसका मतलब आपको इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है। ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अब ये देखना है कि पहले इसको चेक करो। मैंने क्या किया, 0 1 0 1 हो गया ना। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे एक्स वाई 0 और एक्स वाई इज 1, ये ना, तो कुछ भी रख दो, मतलब 0 0। चेक करो ये क्या क्या पेयर पॉसिबल है। तो 0 0 पे दोनों इक्वल है ना। 0 1 पे भी इक्वल है, और इवन एक्स वाई इक्वल ही होगी, तो विथ प्रोबेबिलिटी 1 इक्वल होगा। तो क्या दिक्कत नहीं हो जाए, फॉलोइंग स्टूडेंट आर करेक्ट। इसमें दो ऑप्शन करेक्ट होने चाहिए, है ना। सी भी करेक्ट होनी चाहिए। क्यू मतलब सी क्या है, हाँ क्यू तो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी तो 1 आ जाएगी, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो। एक्स वाई इंडिपेंडेंट है ऐसा कहा है। नो सर। सो एक्स वाई इंडिपेंडेंट कब होगा, जब ए भी इंडिपेंडेंट होगा। तो उसके लिए देखना पड़ेगा फिर। सो इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा ना, बी गिवन ए की प्रोबेबिलिटी दी है, दोनों की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इंडिपेंडेंट है तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा ना, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/4, ए गिवन बी भी 1/4 है। इसका क्या मतलब हुआ, तो ए भी यस सर। इंडिपेंडेंट है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो आपने 1/8 बताया, वो शायद 1/2 आएगा देन। तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सेम होनी चाहिए। इसको सॉल्व करो। अब ये सॉल्व करना नहीं आ रहा, देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले इक्वेशन से बी गिवन ए से आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन 4। और ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन 2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन 4। तो यहाँ से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, तो 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 2 टाइम 1/4 1/2, इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाफ होगा एक्चुअली यहाँ से। तो ये 1/8 ना के 1/2 होगा, तो 1/2 हो गया। अब ये इंडिपेंडेंट है, ए भी इंडिपेंडेंट है, तो एक्स वाई भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, हाँ।
यस सर। अब क्या डाउट है? सर वो लास्ट वाले में वो m की वैल्यू निकालनी है, हम लोग को रेंज में निकालनी है, तो मैं उसमें m की वैल्यू से पुट करके कुछ ना कुछ आएगा नंबर, पर m की वैल्यू में कहाँ से कहाँ तक ऐसे मतलब किस पे वैल्यूज निकालूं? एम एक्स प्लस वाई का सी डी एफ है, तो एक्स प्लस वाई का सी डी एफ निकालना है यहाँ पे। अब पुट करके देखो, इक्वेशन सॉल्व करना है, दो तरफ लॉग। अब इसमें देखना पड़ेगा ना कहाँ पे हो रहा है। सो बाई पार्ट लगाए हो इसमें, तो इसमें क्या होगा? सो ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर मान लो ये कैलकुलेशन यहाँ तक सही नहीं से, मुझे पता नहीं कि क्या किया आपने, इसमें कॉमन ले लिया e की पावर माइनस एम। अभी भी देखना पड़ेगा इक्वेशन आपका सही है कि नहीं सही है। e की पावर माइनस एम बाहर है, और बाहर है m प्लस वन इज इक्वल टू है 1/4। तो वो सॉल्व करना आता है, मतलब ये हो गया m प्लस वन अपॉन ई की पावर m इज़ 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एक साइड बुला लो। सिंपल ट्रिक है, देखो। तो m प्लस वन ई की पावर माइनस एम माइनस 1/4 इज़ 0, ये है। अब इन्होंने m कहा है, किसके इसके बीच होगा, ये बोला है m लाइज बिटवीन। तो एक बार m को 0 रखो, क्या आता है, m को 0 रखेंगे, लिए वैल्यू कितनी आएगी? अब 1 3/4। ठीक है, अभी 3/4 लेफ्ट साइड है, और m को हम 1 रखेंगे तो क्या आएगी? कैलकुलेटर यूज़ करो और बताओ वैल्यू कितनी आएगी। मेनली हमें इंटरेस्ट है कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसमें इंटरेस्ट है। जैसे ये पॉजिटिव था, 0.4। पॉजिटिव आ रहा है, यस सर। तो दोनों पॉजिटिव ही है, इसका मतलब 0 1 के बीच तो नहीं होगा, है ना। एक तुमने पढ़ा होगा वो मेथड, डिस्कार्टस मेथड, कि जहाँ पे जीरो, अगर जीरो के इसके आगे का पॉइंट लोगे तो पॉजिटिव आएगा, दूसरे पे नेगेटिव आएगा। तो ऐसा ढूंढो कहाँ कहाँ होगा। 1 2 पे देख लो, अब m को 2 रख के देख लो। अगर दो पॉइंट, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव मिल गया, मतलब बीच में 0 है, सिंपल सी बात है। m को 2 रखो, अब बताओ ये कितना आएगा। तो ए ऑप्शन फॉल्स होगा, 0 एंड 1 वाला। अब 1 2 वाला ट्रू कब होगा, जब दोनों का साइन अपोजिट हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन में चेक कर लो किस पे साइन अपोजिट हो रहा है, वो आंसर हो जाएगा। सर इसका 0.15 ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव। ठीक है। m को 3 रखो, तो ये भी बी ऑप्शन भी गलत हो गया। m को 3 रखो तो 4/e³ माइनस 1/4। सर उसमें बी ऑप्शन ट्रू था। हाँ, तो तुम कैलकुलेशन गलत कर रहे हो इसका मतलब। ठीक है सर, तो फिर मैं एक बार कैलकुलेशन चेक करके और फिर मैं ये डिस्कार्ड मेथड फिर करती हूँ। हाँ जी, ओके सर। इसको ठीक से अप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। सर इस पे नेगेटिव आ गया, किस पे नेगेटिव आ गया? ये M3 पे। हाँ, तो 2 से 3 के बीच का आंसर सही होगा, ठीक है ना, उसमें गलत आंसर। ओके सर। ओके सर। नेगेटिव आ गया तो बीच में कहीं ना कहीं 0 है, मैं ये ढूंढना था ना कहाँ 0 होगा। तो 2 पे पॉजिटिव है, 3 पे नेगेटिव है, इसका मतलब है कि मान लो 2 पे पॉजिटिव है, 3 पे नेगेटिव है, इसका मतलब 2 3 के बीच में कहीं ना कहीं 0 था। ये होता है ग्राफिकल रूल, तो 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं 0 है।
ये है। ठीक है जी, तो आंसर Yes, गलत होगा, 2 3 के बीच आंसर होगा। ओके, जिनका रह गया बताओ भाई। यस सर, कंप्लीट वाला सर बता दीजिए। कौन से कंप्लीट वाला बताओ। कंप्लीट का क्या डेफिनेशन होता है? ऐसे छोड़ो, ये इसमें कितने पैरामीटर है? ये जो जी रैंडम सर। सैंपल है उसमें कितने पैरामीटर है? सर 2 होंगे ना सर, थीटा है और 1 है। अननोन पैरामीटर कितने हैं? थीटा 1 है केवल एक है। एक। और तुम्हारा एस्टिमेटर कितने डायमेंशनल है? सर 2 डायमेंशनल होगा ना सर हाँ, इसमें। तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। सिंपल याद रखो, जितने पैरामीटर है उतना ही डायमेंशन होना चाहिए कंप्लीट होने के लिए। मैक्सिमम उतना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर है, दैट कैन नॉट बी कंप्लीट। सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है सर? सोल्यूशन है, डेफिनेशन बताओ कंप्लीट क्या है। सर एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी टी इक्वल टू 0 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे जी टी अज्यूम करो, तुम्हारा टी क्या है? अब जी टी हम मान लेते हैं x1 x2 x3 माइनस x1 x2 x4। अब बताओ मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी क्या होगा, इसका एक्सपेक्टेशन निकालो। ये आई डी लाप्लास थीटा कॉमा 1 है। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, निकालो, बताओ जल्दी। अरे भाई सब इंडिपेंडेंट है। लाप्लास में क्या होता है मीन? लाप्लास एक्सप्रेशन जी टी 0 हो गया। अब निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी टी बराबर 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 x2 x3 बराबर x1 x2 x4। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, दोनों इक्वल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? जानते हो दो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है? एक्स एंड वाई आर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई? कॉन्टिन्यूअस है तो सर इनकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी ना सर फिर। तो यहाँ पे क्या आएगी? 0। तो 0 हो गया। और कंप्लीट होने के लिए क्या आना चाहिए था? प्रोबेबिलिटी 1। यहाँ आया कितना है? 0। सर ये आपने एक्सपेक्टेशन कैसे निकाला सर, मेरे समझ में नहीं आया ये। लाप्लास में एक्सपेक्टेशन कितना होता है? मान लो x1 लाप्लास है, तो इसका एक्सपेक्टेशन कितना होता है? अब ये सब तो नहीं पढ़ाऊंगा भाई। सर 1 है तो सर उसमें एक मीन था, वो था तो सर तो मुझे लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ बता दो भाई। मान लो थीटा कॉमा बी है, व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन? ना होमवर्क कंप्लीट करके आओ ना, ऐसे क्वेश्चन कहीं भी देखे उठा के पूछ लिए। अरे भाई ट्राई व्राई करके आओ, ट्राई करके आने का मतलब तुम्हें पता होगा पीडीएफ क्या है, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है। ऐसे ही कहीं से फोटो मिले खींच के भेज दिए, सर करते रहेंगे। इतने वेले बैठे हैं सर, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए ना मीन वेरिएंस क्या होता है, लाप्लास का पीडीएफ क्या होता है। अगर तुम ट्राई करके आए हो तो तुम्हें पता होता है ना पीडीएफ क्या है, मीन क्या है, वेरिएंस क्या है। सर पीडीएफ तो याद आया, लेकिन सर मीन जो होगा इसका थीटा होगा और वेरिएंस हो गया सर 2 टाइम्स बी होता है। तो अब बताओ यहाँ पे x1 x2 x3 आई लाप्लास थीटा कॉमा 1 है, आई है ना। तो x1 का मीन कितना सर है?
थीटा x2 का मीन कितना है? थीटा ही होगा, x3 उसका का भी मीन थीटा, कितना है? और ये वो भी सब थीटा ही होगा। इंडिपेंडेंट है, तो थीटा 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 क्यूब नहीं हुआ? यस सर, ठीक है सर। अरे भाई ढंग से होमवर्क करो भाई, ऐसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा तुमसे, ओके ठीक है सर। ना? हाँ, क्वेश्चन ट्राई करके आया करो, ऐसे नहीं बस कहीं से फोटो मिला खींच के भेज दिए। ट्राई करके आया करो, ऐसे नहीं कुछ भी मत भेज दिया करो। ट्राई करने के आने का मतलब है तुम ट्राई करोगे, तुम्हें खुद ही पता होगा कि डेफिनेशन लगा के देखते हैं मीन क्या आता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 x3 होगा ex1 ex2 ex3, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 x4 ex1 ex2 ex4। पढ़े हो ना इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट, देन यस e ऑफ x इंटू वाई बराबर ex ey। इसलिए ट्राई, हाँ, हो ट्राई जाएगा। करके आया करो, ठीक है ना? नेक्स्ट में बताओ क्या दिक्कत है? ये सब कितनी बार कराऊंगा? अभी पीवाईक्यू मैं दोबारा शुरू करने वाला हूँ, ठीक है? अभी छठ के बाद दोबारा पीवाईक्यू डिस्कशन शुरू होगा 2025 से लेकर 2005 तक। बैठ के सारा सॉल्व कर लेना, उसमें अभी आ जाएगा। बाकी इसमें डाउट क्या है तुम्हारा, बताओ? ये कितनी बार मैं करा चुका हूँ क्लास में? क्लास में तो पता नहीं आते नहीं थे, यहीं आते थे। निकालेंगे इसका। सर इसमें ये पीवाईक्यू है 2022 वाला सर, इसमें सी ऑप्शन कैसे ज्वाइंट निकालेंगे सर? इसमें ज्वाइंट निकालने की स्केल जरूरत नहीं है, तुम टर्म वाइज देख लो इंडिपेंडेंस। जी सर। टर्म वाइज इंडिपेंडेंस देख लो भाई, टर्म वाइज। इसमें है सिंपल सा, तुम्हें कंपेयर करना है क्या x1 एंड x2 माइनस x3 इंडिपेंडेंट है? ये दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? तो सर हाँ, तभी कैसे एफ पता डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा? तभी बनना है सर। ये सर है इंडिपेंडेंट। कैसे पता चलेगा ये? सर एफ डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनीशन ये होता है सर, हमने एफ बना दिया, उसको प्रूफ किया है सर वहाँ पे। नहीं नहीं, एफ तुमने कैसे बना दिया? सर इसमें x1 x2 जो थे सर स्टैंडर्ड नॉर्मल थे सर, फिर वहाँ पे हम नीचे यहाँ यू वी दिया हुआ था सर, उसको हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। इसका और कोवेरियंस निकाल के बताओ कितना आएगा? x1 और x2 माइनस x3 का कोवेरियंस कितना होगा? ये तो निकालना पड़ेगा सर। अरे एक लाइन का है, क्या निकालना पड़ेगा? एक लाइन का है ना? यस सर। अरे एक लाइन का तो है, तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं पता है, ये तो कह रहा हूँ होमवर्क करो भाई, ढंग से पढ़ो ना। इसका लिनियरिटी प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं पता है, कोवेरियंस ऑफ x1 x2 और x1 x3। अब ये IID है, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो यस सर, इसका तो कोवेरियंस होगा वही इसका कोवेरियंस होगा। हालांकि दोनों इंडिपेंडेंट है, x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट है ना, तो ये 0 माइनस 0 0 हो गया। ये सर जीरो होगा ही। और बाईवेरिएट नॉर्मल में इफ एंड ओनली इफ होता है, तो x1 एंड x2 माइनस x3 आर इंडिपेंडेंट, तो ये x1 एंड x2 माइनस x3 इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो u का न्यूमरेटर और v का न्यूमरेटर इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब बाकी रह गया u का डिनोमिनेटर। अब तुमसे पूछा जाए, बताओ भाई x2 प्लस x3 और x2 माइनस x3, इसका कोवेरियंस कितना आएगा? इसको लिनियरिटी से ब्रेक करो। सर ये भी जीरो आ जाएगा। x2 का सिग्मा 1 स्क्वायर या सिग्मा 2 स्क्वायर वन ही है, देन x2 x3 कट जाएगा माइनस, तो x3 का सोर्स हो जाएगा सर, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस। 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये भी इंडिपेंडेंट हो गया। बाई वेरिएट में इफ एंड ओनली इफ होता है, तो यहाँ से भी
x2 प्लस x3 एंड x2 माइनस x3 आर इंडिपेंडेंट, ये है। ठीक है, अब तो ध्यान से तुम देखो, तुम्हारा u जो था ना उसका न्यूमरेटर v के न्यूमरेटर से इंडिपेंडेंट है, u का डिनोमिनेटर v के न्यूमरेटर से इंडिपेंडेंट है। तो पूरा u एंड जो v का न्यूमरेटर है, xy अगर इंडिपेंडेंट है तो xy का फंक्शन भी इंडिपेंडेंट होता है। तो x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, अब बाकी रह गया u का डिनोमिनेटर और v का डिनोमिनेटर को देखो, या पूरा पूरा u को देखो। u क्या है, u इज काइंड ऑफ, अभी मैं अगर शॉर्ट में लिख दूं तो x अपॉन वाई, एंड v इज काइंड ऑफ, v का डिनोमिनेटर x प्लस वाई। तुम्हें पता है x अपॉन वाई और x प्लस वाई क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होता है कब, अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन गामा अल्फा 1 कॉमा बीटा है, y का यस डिस्ट्रीब्यूशन सर, गामा अल्फा 2 कॉमा बीटा है। यस सर। अब नॉर्मल 0 1 है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सर काई स्क्वायर। काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर गामा होता है। नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1 क्या होता है, गामा 1/2 1/2। यस सर। ठीक है, तो ये जो तुम्हें u का न्यूमरेटर दिख रहा है x है, तो वो भी स्क्वायर में है, कहीं ना कहीं वो भी नॉर्मल बन जाएगा, मतलब नॉर्मल का स्क्वायर है। यस सर। u का डिनोमिनेटर नॉर्मल का, काई स्क्वायर 1 समाउ बना लो मैनिपुलेट करके, ये भी काई स्क्वायर 1 बन जाएगा। तो ये भी गामा है और ये भी, मतलब एक्स वाई गामा है, तो ये यस दोनों सर। इंडिपेंडेंट हो गया। इससे क्या प्रूव हो गया कि पूरा u जो है न्यूमरेटर से इंडिपेंडेंट है v के, पूरा u v के डिनोमिनेटर से इंडिपेंडेंट है, और इससे यस हो सर। गया कि u एंड v दोनों इंडिपेंडेंट हो गया। ओके सर। इसे जरा टर्म वाइज करना पड़ेगा तुम्हें। ये एक आइडिया ऑलरेडी हमने प्रूव कर रखा होगा पहले भी, जो है ना ऐसे। सर ये डी ऑप्शन में सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे सर, जॉइंट? जॉइंट निकालने का जरूरत ही नहीं है, डी में कहाँ जॉइंट निकालना, मल्टीप्लाई करो उसको, जॉइंट थोड़ी निकालना, उसको मल्टीप्लाई करना आता है। क्या है ये, 1/2v और 1 प्लस यू, तो 1/2v क्या है हमारे पास, 2x1 स्क्वायर x2 प्लस x3 होल स्क्वायर, और 1 प्लस यू क्या होगा, हाँ सर, इसमें कैंसिल आउट हो जाएगा सर, इसमें एफ का वही इसको बनेगा एफ करो डिस्ट्रीब्यूशन। ना, सिंप्लीफाई करे करो, वही तो कह रहा हूँ, खुद से ठीक करके आओगे तो समझ आएगा ना, क्वेश्चन देखे हो ठीक है पूछ सर। लिए तो कैसे होगा। और किसी का रह गया भाई, बताओ। ओके सर। यस सर, मैंने ना आपको दो टर्म्स भेजा है प्रोबेबिलिटी का। हम्म सर उसमें टी टी डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर अल्फा का वैल्यू 0.05 है, हम्म तो टी टी डिस्ट्रीब्यूशन एट जीरो अल्फा बाई 2 का वैल्यू फाइंड करना है, वो कैसे करेंगे? अल्फा है 0.05, जी सर। और ये आपको दे रखा है T8 लेस देन इक्वल टू 2.3, 0.975, T8 लेस देन इक्वल टू 1.9, 0.95। तो इसको ग्राफ बना के समझो, तो ग्राफ बना के समझोगे तो ये जो दो नंबर है यहाँ पे आपके पास, एक नंबर है 0.95, ये है 0.95, ये है 0.975, नंबर लाइन है ना। जी सर। तो अभी मैं इसकी बात करता हूँ, 0.95 की बात कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोबेबिलिटी टोटल है, ये कितनी प्रोबेबिलिटी है, 95% है। अच्छा, नोटेशन क्या ले रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, नहीं तो लेस देन है यहाँ हाँ पे। सर, मैं उसी में कंफ्यूज हो रहा था। नहीं 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 नहीं, तो ये लेस देन लिखा ना यहाँ पे, एक मिनट, मुझे नंबर लाइन पे ये नहीं लिखना, गलती लिखती है। 2.3 ना, तो यहाँ पे देखो, अभी के लिए मुझे ये लिखना है कि ये नंबर है 2.3, ठीक है। सो ये नंबर है 2.3, जो ये एक्चुअली ना ये नंबर टी की वैल्यू है ना,
तो इसको ऐसे प्लॉट करो 1.9 2.3। अब ठीक है, तो 1.9 के पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पीछे लिख रहा है ना, लेस देन इक्वल टू लिख रहा है ना, तो इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.95। तो ये है 0.95। अब यहाँ पे एक दूसरा नंबर लो, चलो ये कलर दे रहा, दूसरा कलर दिख रहा है ना, इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये कितना कह रहा है क्वेश्चन, 0.975। तो 0.975। तो ये जो है इसके आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जी सर, ये कितना है, 0.025। और इसके आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1.9 क्या है सर? 1.9 के आगे की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.0। हाँ तो ये है 0.05। अब आपको चाहिए क्या, देखो तो ये जो नंबर है ना, जो नोटेशन मैं यूज़ करता हूँ, डिपेंड करता है कौन से नोटेशन की तुम बात कर रहे हो। तो जनरली हम लोग जो लिखते हैं नोटेशन ना, वो ये सर होता है, आपका स्क्रीन, हाँ सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। फिर से फ्रीज हो गया ना, एक्चुअली ये ना इंटरनेट का पता नहीं क्या दिक्कत है, यहाँ गाँव में ना इंटरनेट नहीं आ रहा था। सो अभी आ जाएगा, 1 मिनट। हाँ जी भाई, देखो तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 1.9 के आगे की प्रोबेबिलिटी 0.05, तो नोटेशन हम लोग क्या लिखते हैं, टी एन कॉमा अल्फा, तो इसको मैं क्या लिखता था, 1 माइनस अल्फा, ठीक है, यही मैं ऐसा लिखता हूँ, T8 मोर देन इक्वल टू टी एन अल्फा, या 8 अल्फा कह देता हूँ अभी। तो ये हम अल्फा लिखते थे कि अगर 8 अल्फा के आगे की प्रोबेबिलिटी, इस ये ग्राफ देखो, और ये ग्राफ जो मैं जनरली क्लास में बनाता हूँ, ये T8 कॉमा अल्फा, तो इधर अल्फा इधर 1 माइनस अल्फा लेते थे, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है, देखो चेक करके बताओ। विजिबल है भाई, अब देख हाँ के सर, बताओ भाई, क्या क्या तुम्हें लग रहा है, इसको कंपेयर करो ना उसके साथ, बताओ क्या क्या समझना है। तो सर इसमें T8 अल्फा/2 का वैल्यू निकालना है। हाँ तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है, अगर अल्फा/2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तुम अल्फा की जगह इसमें अल्फा/2 रख दो। जी सर समझ, मतलब ये मतलब सर दोनों डबल साइड होगा ना ये? नहीं दोनों साइड क्यों होगा, जरूरी थोड़ी दोनों साइड होगा। हाँ सर, मतलब वो अल्फा/2 भी कर सकते हैं उसको। अगर मैं यहाँ लिखता हाँ, हूँ T8 वन माइनस लेस देन अल्फा/2 इक्वल टू अल्फा/2 भी कर सकते हैं। T8 कॉमा अल्फा/2, तो 1 माइनस अल्फा/2, और प्रोबेबिलिटी T8 मोर देन इक्वल टू T8 कॉमा अल्फा/2, सो दिस इज अल्फा/2, ठीक है। सो हाँ सर,
मतलब आपने क्लास में तो डबल साइड दिख रहा है ना अल्फा बाय 2 को। नहीं नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि टी में मॉड है क्या है। तुम्हें अभी वैल्यू चाहिए तो वैल्यू के लिए दोनों साइड बनाए, मतलब अभी जैसे मैं बनाऊंगा तो क्या है, अब तुम देखो तो टी अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 8 कॉमा अल्फा बाई 2, तो इधर अल्फा बाई 2 है, इधर 1 माइनस अल्फा हाँ बाई। फिर वो तो ठीक है। अब इसको तुम कंपेयर अगर कर लो, तुम्हारा जो 1 माइनस अल्फा बाई तुम्हारा अल्फा था 0.05, सो अल्फा बाई 2 होगा 0.025, 1 माइनस अल्फा बाई 2 होगा 0.975। तो इसको ठीक से देखो, तो इसको मैं रीफ्रेम करूंगा ना तो ये ऐसा है, प्रोबेबिलिटी T8 लेस देन इक्वल T8 कॉमा अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। हाँ सर ठीक है, समझ गया सर, ठीक है। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर आया जो तुम्हें चाहिए था T8 पॉइंट अल्फा बाई 2 इज 0.975 है। 2.3। हाँ मतलब ये वैल्यू हाँ सर 2.3 2.3। है। हाँ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है T8 ठीक है। कॉमा अल्फा जो है वो 1.9 है, जहाँ अल्फा आपका 0.05 था, ये है। तो ये फाइनली एक हाँ कंक्लूजन आया। जी सर। सर मैं वो ले रहा था, मैं अल्फा बाय 2 छोड़ रहा था, सिर्फ अल्फा का वैल्यू ले रहा था, तो इसलिए मेरा 1.9 आ रहा था। ठीक है ना। अगर प्रोबेबिलिटी यही हाँ सर लिखेंगे मैं। T8 लेस देन इक्वल टू 28 कॉमा अल्फा, तो ये 1 माइनस अल्फा होगा, तो हाँ आपका 1 तो सर माइनस अल्फा इसीलिए। 0.95 है एक्चुअली, जी सर। है ना। 1 माइनस अल्फा बाई 2 ये है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया ये, और ये हो गया ये। हाँ सर, तो इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा था, मैं अल्फा बाय 2 छोड़ रहा था। हम्म। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू जी। ओके, तो